देखिए 6 नंबर सवाल करने से पहले आपको एक चीज़ सीखना चाहिए जिसका यूज पड़ रहा है इस सवाल में, कि 3D में एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, एक क्यूब बना रहा हूँ, ये है क्यूब। देखिए इसको मैं एक्स एक्सिस बोला हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस बोला हूँ, इसको मैं जेड एक्सिस बोला हूँ। देखिए मैं इसका नाम करता हूँ ABCD, नहीं इसको ऐसे मत कीजिए, ABCD, अब फिर EFGH, नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऊपर लीजिए, इसको कैसे नाम किया गया है इसमें, ABCDEFGH, ABCDEFGH। अब देखिए मैं इसके डायगोनली अपोजिट कौन सा होगा, G होगा, तो मैं इसको G से मिला रहा हूँ, तो ये एक बॉडी डायगोनल का लाइन होगा ना। देखिए मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, इस पॉइंट पर Z का वैल्यू क्या है, A है, अगर इस क्यूब का साइड A है तो इस पॉइंट पर Z का वैल्यू क्या है, A, और x का वैल्यू, देखिए x तो इस पे चेंज ही नहीं होगा, तो यहाँ पर x 0, तो यहाँ पर भी x पूरे इस एक्सिस पे 0 होता है, x तो 0, यहाँ पर y कितना 0, y भी चेंज नहीं होगा, z एक्सिस पे y थोड़ी चेंज होगा, तो पूरा का पूरा y भी कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर y 0, इसलिए सब जगह 0, तो z कितना होगा, a होगा, तो 0, 0, a। इसी तरह से इस पॉइंट को देखिए, इस g पॉइंट को, यहाँ पर बताइए इस पूरे सतह पे, ये ऊपर वाला जो पूरा सतह है, इस पर y का वैल्यू क्या है, a है, तो y का वैल्यू a है, और x का वैल्यू देखिए यहाँ पर तो x 0, इस पूरे फेस पर क्या है, x 0, और यहाँ जब इधर जाएंगे तो x बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a तक जाएगा, तो x का वैल्यू a और y का वैल्यू भी a। अब देखिए z, देखिए इस पूरे ये जो अंदर वाला फेस है, ये जो अंदर वाला फेस है जो दिख नहीं रहा है, देखिए ये वाला अंदर वाला, ये जो अंदर वाला सतह है पूरा इस क्यूब का, उस पे क्या होगा, उस पे z 0 होगा, और जैसे जैसे वहाँ से इधर आएंगे z बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएगा, a तक, तो a, है, और इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। तो अगर इसका हमको इस लाइन का 3D में ये लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो लिखना है, तो क्या लिखूंगा, a - 0 कैप, a - 0 टाइम्स i कैप, a - 0 टाइम्स j कैप, a - 0, देखिए a - 0 टाइम्स i कैप, a - 0 टाइम्स j कैप, a - 0 टाइम्स k कैप। तो a और g लाइन का मैं dr लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, dr, तो वो होगा ai प्लस aj प्लस a k। इसी तरह से अगर मैं dr ऑफ ab लिखूँ, इस ab लाइन का dr लिखूँ, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये, और इसका वेक्टर मैं ये ले रहा हूँ, वेक्टर का डायरेक्शन, तभी नहीं इसमें से इसको घटाएंगे, डायरेक्शन ये मानूंगा तब तो इसमें से इसको घटाऊंगा, और डायरेक्शन ये मानूंगा तब इसमें से इसको घटाऊंगा, तो इसका एंगल कितना होगा, 0 - 0 टाइम्स आई कैप, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लिख रहा हूँ, तो ये होगा 0 - 0 टाइम्स आई कैप, यानी कि 0 आई, इसी तरह से 0 जे, इसी तरह से ए के, तब दोनों का डी आर आ गया। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उसका डॉट लेके उसके, देखिए कॉस थीटा अगर इसके बीच का ये है तो ए जी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, ये तो सिखाया जाता है फिजिक्स में भी शुरुआत में, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो भी आना चाहिए आपको, मॉड ऑफ ए जी इंटू मॉड ऑफ ए बी, तो इसका डॉट कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और मॉड एक ए जी का मॉड क्या आएगा, √3a, और ए बी का मॉड कितना आएगा, ए कट गया तो 1/√3 क्या आ गया, कॉस थीटा के बराबर। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा √2/3, √2/√3। तो साइन थीटा का वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं खुद से, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक बताना जरूरी था। अब देखिए इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक छोटा सा करंट एलिमेंट आईडीएल रखा हुआ है, छोटा सा, और इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लिखिएगा आप, μ0 अपॉन 4π I dl क्रॉस r अपॉन r³। और यहाँ पर r का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, ये ना है r वेक्टर, तो r वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, मॉड कितना होगा r का, √3a के बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, μ0 अपॉन 4π I dl r साइन थीटा,
साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर r का वैल्यू √3 रखेंगे, i का वैल्यू दिया हुआ है इस सवाल में, dl का वैल्यू दिया हुआ, i dl का वैल्यू दिया हुआ है सीधा, हाँ i dl का वैल्यू दिया हुआ है, i dl का सीधा दिया हुआ है, और r का वैल्यू हम अभी बता सकते हैं कि √3 होगा, उसको आप ऐसा यूनिट में चेंज करके लिखिएगा, मतलब मीटर में। और जो है और क्या है इसमें, साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं √2/3, तो केवल सवाल किस पे था बेस, साइन थीटा जो निकाले सवाल बना लिया, तो साइन थीटा इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब हम 7वां सवाल देख रहे हैं। 7वां सवाल में है देयर आर 4 करंट एलिमेंट ईच ऑफ स्ट्रेंथ प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड CD AD AB BC। देखिए स्क्वायर है ABCD, क्या है एक स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 4 भुजा वाला चीज़, और सब एंगल 90 और सारा भुजा बराबर, इसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, ABCD। इसके सारे कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे क्या है कि 4 करंट एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक है, अलोंग द CD के तरफ, देखिए C पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, ये है। D पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, A की ओर इशारा करता हुआ, यानी कि ये डायरेक्शन होगा IDL का। DL का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में। देखिए A पर जो है उसका डायरेक्शन है AB, और B पर जो है उसका डायरेक्शन क्या है BC, उसका डायरेक्शन क्या है BC है। तो इस तरह से रखा हुआ है, और आपको पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपको कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का सेंटर अगर ये है तो देखिए, तो देखिए, तो इस पॉइंट पर जो है आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। स्क्वायर का साइड A का वैल्यू कितना दे दिया है 200 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर इसका साइड दे दिया है। और अगर इसमें I करंट बह रहा है प्रत्येक एलिमेंट में, और इसका लेंथ DL है, तो I DL का वैल्यू कितना दे दिया है 2 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर। तो देखिए, सबसे पहली बात हम डायरेक्शन निकालते हैं सबकी वजह से। इसके वजह से डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर देखिए DL, और इस पॉइंट के लिए R वेक्टर क्या होगा, ये होगा इस वाले के लिए। तो DL क्रॉस R किधर आया, ऊपर आया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, ऊपर का डायरेक्शन मैंने दे दिया। फिर इसी तरह से अगर C इस वाले की वजह से निकालना है यहाँ पे, तो क्या कीजिएगा DL की तरफ हाथ रखिएगा, और फिर क्रॉस किधर कीजिएगा, इसके लिए R वेक्टर क्या है ये, तो R की तरफ मुड़ाइएगा हाथ को, तो ऊपर आया, ये भी ऊपर आया, तो इसके वजह से भी क्या आएगा ऊपर। आप करके देखिए, इसके वजह से भी ऊपर आएगा और इसके वजह से भी ऊपर आएगा। तो यानी कि यहाँ पर नेट क्या होगा, सबके वजह से निकाल के जोड़िए। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि जितना इसके वजह से होगा उतना ही इसके वजह से होगा, इतना ही इसके वजह से होगा, उतना ही इसके वजह से होगा। तो हम केवल एक के कारण कितना होगा उसको निकाल लेते हैं, उसको 4 से गुना कर देते तो नेट आ जाएगा। तो B नेट बराबर, अगर मैं लिख सकता हूँ, मैं B नेट बराबर क्या लिख सकता हूँ 4 टाइम्स B ड्यू टू B, मतलब B के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, उसको मैं अगर 4 से गुना कर दूँ तो B नेट आ जाएगा। और B के वजह से कितना होगा बताइए, बायोट-सवार्ट लॉ लिखिए, μ0/4π I dl क्रॉस R अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए R का वैल्यू कितना होगा, ये एंगल आपको पता है, स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को कितना पे कट कर रहा है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कट करेगा, और ये साइड बराबर है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना बराबर। तो ये अगर 90 है तो इस दोनों का समेशन भी 90 होना चाहिए, और ये दोनों बराबर है, इसलिए ये भी 45 और ये भी 45। तो देखिए DL और R के बीच का एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर साइन थीटा, इस फॉर्मूला को मैं क्या लिखूंगा, B नेट बराबर लिखूंगा 4 टाइम्स μ0/4π I dl R साइन थीटा, साइन 45 डिग्री अपॉन R3। अब देखिए R क्या है, R वेक्टर का लंबाई ये है, और ये डायगोनल की लंबाई का आधा होता है। डायगोनल कितना होता है पाइथागोरस थ्योरम से √2a अपॉन 2। अगर ये पूरा √2a होगा ना, a² + a² अंडर रूट के अंदर, तो ये पूरा √2a, तो ये √2a अपॉन 2, यानी कि a अपॉन √2। तो R बराबर कितना आ गया a अपॉन √2। तो अब सीधा इसमें पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो अब देखिए हम 8वीं सवाल को सॉल्व कर रहे हैं फिर से। एक करंट एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, करंट एलिमेंट का स्ट्रेंथ दे दिया है, यानी कि IDL का वैल्यू कितना दे दिया है 4 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर है, इसके एट द सेंटर ऑफ, इसके सेंटर पर, यानी कि डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे करंट एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक है,
करंट एलिमेंट इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, द एलिमेंट इज प्लेस्ड पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड। ये जो एलिमेंट है इसका डायरेक्शन क्या है, मान लेता हूँ मैं इस साइड के पैरेलल है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है किसी भी साइड के पैरेलल है, तो मान लेता हूँ मैं इस साइड के पैरेलल है। डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा डायरेक्शन। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर निकालना है। देखिए इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा। और इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा। और इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर। तो आप एक चीज़ बताइए कि सब हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब डायरेक्शन निकालते, देखिए इस पॉइंट के लिए डीएल क्रॉस आर अगर मैं करूँ तो डीएल की तरफ हाथ रखूँगा, आर की तरफ क्रॉस करूँगा, तो यहाँ पर कितना आ गया है, डीएल क्रॉस आर का वैल्यू कितना आ गया, डीएल क्रॉस आर नीचे की तरफ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखिए डीएल की तरफ हाथ रखिए और क्रॉस आर कीजिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए डीएल की तरफ फिर हाथ रखिए और क्रॉस कीजिए आर की तरफ, यहाँ पर भी ऊपर आएगा, मतलब डीएल क्रॉस आर ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी डीएल की तरफ हाथ रखिए और आर की तरफ क्रॉस कीजिए। देखिए आर की तरफ क्रॉस करने के लिए हमको इधर से हाथ रखना पड़ेगा नीचे, यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर मतलब ऊपर नहीं, यहाँ पर नीचे होगा तो इस क्रॉस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे वाले पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, इसके जो नीचे जितना भी पॉइंट होगा, मतलब इसके इस तरफ मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो वहाँ पर क्या होगा, नीचे। और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लूंगा उस पर क्या होगा, ऊपर। मतलब अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ इस लाइन को, तो इस लाइन पे कहीं पर भी, या इस लाइन पर या इस लाइन पर जो इसके ऊपर है, इस सारे लाइन पर क्या होगा, डायरेक्शन ऊपर होगा। और इस सारे लाइन पर, इसके नीचे मैं कोई सा भी लाइन खींचूँ, इस सारे लाइन पर क्या होगा, नीचे होगा डायरेक्शन। तो अब इस सारे पॉइंट पर मैग्नीट्यूड तो आपको है सेम, तो किसी एक पे निकाल लो मैग्नीट्यूड, वो सब पे उतना ही होगा। तो मैग्नीट्यूड मैं इस पॉइंट पे निकाल लेता हूँ एक बार के लिए। तो ये एंगल कितना होगा बताइए, 45 डिग्री होगा। पिछले सवाल में निकाले हैं ये एंगल, अब फिर नहीं निकालेंगे इसको, 45 डिग्री होगा। तो देखिए बी एट बी क्या होगा, μ0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, बायोट सावर्ट लॉ। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, μ0/4 पाई। देखिए इसको तो 10 की पावर -7 लिखता हूँ, हैं, आई डी एल आर साइन 45 डिग्री अपॉन आर क्यूब। अब आर का वैल्यू कितना होगा, डायगोनल का आधा, डायगोनल के लेंथ का आधा, और डायगोनल का लेंथ होता है √2a, तो इसका लेंथ क्या होगा, √2a/2, यानी कि a/√2। तो आर का वैल्यू कितना होगा, a/√2 लंबा है। तो यहाँ पर मॉड रख सकते हैं आप आर का, और सबको पुट करिएगा आंसर आ जाएगा तुरंत, आइडियल दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नमा जो है ये कह रहा है कि इसी सवाल में इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर साइड ऑफ स्क्वायर, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर निकालना है। ये सब क्या है, इस सेंटर है, इस सारे साइड का, इस साइड का सेंटर, इस साइड का सेंटर। तो देखिए इसका आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा। तो इस पॉइंट पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बताइए, डीएल क्रॉस आर 0 होगा ना। इस पॉइंट पर डीएल का भी डायरेक्शन यही, आर का भी डायरेक्शन यही। इसी तरह से यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन ये और आर का डायरेक्शन ये उल्टा 180 डिग्री, यहाँ पर भी 0 होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पॉइंट पर 90 डिग्री होगा डीएल और आर के बीच का एंगल, क्योंकि ये है आर वेक्टर, और आर वेक्टर का लंबाई कितना होगा, a/2। अगर साइड ऑफ क्यूब है a, तो ये आर वेक्टर का लंबाई कितना होगा, a/2। इसी तरह से इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो आर और डीएल के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इस पॉइंट पर अगर निकालना है, इस पॉइंट पर तो आर और डीएल के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और आर वेक्टर का लंबाई कितना होगा, a/2। तो इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं पिछले सवाल की तरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या है कि दो करंट एलिमेंट है, एक IDL1 दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 0.3 × 10 की पावर -4 एम्पियर मीटर, और एक दूसरा IDL2 दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 0.6 × 10 की पावर -4, ठीक, एम्पियर मीटर। तो अगर मैं इसको कहूँ x तो इसको क्या कहूँगा, 2x, ये दुगुना है, ठीक। अब क्या है ना कि एक सर्किल है, मैं एक सर्किल बना रहा हूँ। सर्किल का सेंटर कुछ यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर इस करंट एलिमेंट को क्रॉस करके रख दिया हूँ, यानी कि ये एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, ये सेंटर है। अब एक पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम दिया है उसने एट ए पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट है। इस सर्किल का रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, कोई जनरल पॉइंट है, ठीक है, जनरल पॉइंट है जो एक इससे मान के चलिए फर्स्ट एलिमेंट से कितना बना रहा है, 60 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, 60 डिग्री क्लॉकवाइज बना रहा है।
क्लॉकवाइज एंगल 60 डिग्री बना रहा है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है क्लॉकवाइज, यानी कि इस आर वेक्टर से नीचे होगा पहला वाला वेक्टर, पहला वाला डीएल वेक्टर जो है इसको मैं DL1 कहूँगा, क्योंकि ये आर से कितना होना चाहिए 60 डिग्री नीचे, तो ये कितना होगा 30 डिग्री नीचे। तो अब देखिए मैं इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालूंगा और इसके वजह से निकालूंगा, या जोड़ू दोनों को जोड़ दूंगा, वेक्टर समेशन करूंगा दोनों का ऊपर नीचे देख के। और दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि पहले इस दोनों एलिमेंट का ही मैं नेट निकाल लूँ, ठीक है, और नेट निकाल के काम कर लूँ। तो बताइए DL1x है, इसका वैल्यू कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है x, और इसका मैग्नीट्यूड 2x है। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड x, इसका मैग्नीट्यूड 2x। इसकी वजह से पहले निकालता हूँ मैं, इसके वजह से DL क्रॉस R कीजिएगा तो DL की तरफ हाथ रखिए और R की तरफ क्रॉस कीजिए, तो इसके वजह से इस दूसरे वाले की वजह से किधर आया, नीचे आया। तो यहाँ पर दूसरे वाले की वजह से कितना आया, नीचे आया, और पहले वाले की वजह से निकालिए, देखिए ऊपर आएगा, कितना आएगा, ऊपर आएगा, ये पहले वाले की वजह से ऊपर आएगा। तो दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड कितना है, ये एंगल कितना होगा बताइए 30 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री। तो दूसरे वाले की वजह से निकालिएगा, मान लीजिए मैं दूसरे वाले की वजह से B2 लिखता हूँ, तो B2 लिखूँगा 10 की पावर -7 यानी कि μ0/4π का वैल्यू, IDL और R का वैल्यू कितना होगा, सर्किल का रेडियस, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना रखूँगा, साइन दूसरे वाले की वजह से निकालना हो, साइन 30 कितना, साइन 30 अपॉन R3। इसमें IDL1 है, यहाँ पर क्या है IDL2 है, IDL2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, उसको रखिए, और R का वैल्यू कितना रखिएगा, रेडियस ऑफ सर्कल SI यूनिट में, तो B2 आ जाएगा, B2 आ जाएगा। अब देखिए B1 अगर निकालना है तो फिर उसी तरह से 10 की पावर -7 IDL1 इंटू R, इसके लिए भी R कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा कितना होगा, साइन 60 के बराबर, कितना, साइन 60 के बराबर, क्योंकि I और DL के बीच का एंगल, DL और जो है R के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अपॉन R3 है। तो यहाँ पर भी R का वैल्यू कितना रखिएगा 10, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर रखिएगा SI यूनिट में, तो ये B1 आ जाएगा। तो नेट यहाँ पर कितना होगा, B नेट होगा B2 की वजह से ज़्यादा होगा, इसलिए B2 में से B1 को घटाइए, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, B2 ज़्यादा होगा, ये नहीं पता मुझे, B2 - B1 अगर लिखेंगे, B नेट अगर लिखेंगे B2 - B1 तो उसका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ B2। अगर B नेट लिखेंगे B1 - B2 तो उसका डायरेक्शन होगा B1 के डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर, और ये नीचे। तो बस निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं। 13 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, इसका नाम दिया गया है ABC। पॉइंट B पे एक करंट एलिमेंट रखा हुआ है, जिस करंट एलिमेंट का IDL का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10 की पावर -4 एम्पियर मीटर। यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या है, इस करंट एलिमेंट का C की तरफ इसमें करंट बह रहा है, B से C की तरफ बह रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द कॉर्नर C एंड A ऑफ द ट्रायंगल। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से निकाला है। बताइए इस पॉइंट के लिए R वेक्टर क्या होगा, ये होगा, तो DL और R के बीच का एंगल कितना है 0, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब इस पॉइंट के लिए R वेक्टर ये है, और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, साइड ऑफ, मतलब इसके साइड के बराबर, किसके साइड के बराबर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड के बराबर, जो कि दिया हुआ है 0.4 मीटर। तो ये दे दिया हुआ है, इस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया हुआ है। अब देखिए ये एंगल कितना होता है 60, तो DL और R के बीच का एंगल कितना हो गया 60, तो DL क्रॉस R निकालेंगे, तो DL की तरफ हाथ रखिए और R की तरफ मोड़िए, तो कहाँ आया, ऊपर आया, अंगूठा ऊपर बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर निकल रहा होगा, मतलब पेज को छेद करके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो इस पॉइंट पर B का वैल्यू क्या होगा, μ0 फिर लिखेंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे, बायोट-सावर्ट लॉ, μ0/4π IDL R sin 60 अपॉन R3, ये ना होगा, सीधा मैं लिख दिया हूँ रिजल्ट, बस इसमें पुट कीजिए और प्राप्त कीजिए आंसर। तो 14वां सवाल कर रहा है, इसी सवाल को आगे बढ़ा के पूछा गया है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल ड्यू टू करंट ट्रायंगल ड्यू टू एलिमेंट। इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर, अगर ये इसका मिड पॉइंट है इस साइड का, तो इसका मैं नाम देता हूँ D, इसके मिड पॉइंट का नाम दे देता हूँ E, और इसके मिड पॉइंट का नाम दे देता हूँ F।
ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इस पॉइंट पर सबसे पहले बताइए इस पॉइंट पर जीरो होगा, क्योंकि आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल कितना, जीरो। ये भी इधर और ये भी इधर, जीरो। अब देखिए इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर क्या है, ये है, और बताइए ये क्या है, मिड पॉइंट है इसका, तो ये 90 डिग्री होगा, ये होता है। अब ये नहीं बताएंगे यहाँ पर कि कैसे होता है, सिमिलरिटी एंगल का यूज करके बता सकते हैं, ये नहीं बताएंगे, आप सीधा याद रखिए ये होता है 90, अगर नहीं आ रहा है तो। और ये कितना होगा बताइए, ये 90 तो ये 30, क्योंकि ये 60 तो ये 30 डिग्री। तो डीएल और आर के बीच का एंगल क्या है यहाँ पर इस पॉइंट के लिए, 30 डिग्री है। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए ये ए, ये 90 और ये कितना है 30। तो इसका मैं प्रोजेक्शन इस पे लूँगा तो ये देखिए, तो इसको अगर लिखना है तो इसको क्या लिखिएगा, ए, देखिए ए cos 60 तो इसी के बराबर आएगा, ए cos 60 इसी के बराबर आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर BC cos 60, BC cos 30, इसको BC cos 30 लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिखूँगा, BC sin 30, और BC क्या है ए के बराबर, तो A sin 30 यानी कि A/2। ये कितना होगा इसका लंबाई, A/2 होगा, A sin 30, अरे ये 60 है तो BC cos 60, तो यहाँ पर क्या होगा BC sin 60 यानी कि √3A/2। ये इसका लंबाई कितना होगा आर वेक्टर का, √3A/2। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम सीधा जो है इसी बायोट सवार्ट लॉ का यूज करके आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता दिए, आईडीएल का वैल्यू दिया हुआ है और एंगल 30 डिग्री है, निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट के लिए देखिए आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा A/2, ये कितना है A/2, और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री। तो इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आर वेक्टर पता चल गया और आर और डीएल के बीच का एंगल भी पता चल गया 60 डिग्री, बाकी चीज़ हमको पता है तो निकाल सकते हैं इस पॉइंट का भी। देखिए मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है बी के लिए μ0/4π Q क्रॉस V अपॉन R²। अगर ये मूविंग चार्ज पार्टिकल Q है और इस V स्पीड से चल रहा है तो इसका V क्रॉस R, Q टाइम्स V क्रॉस यूनिट वेक्टर R। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, इसका R वेक्टर ये है, तो मान लेता हूँ मैं इस R वेक्टर का यूनिट लेंथ लेता हूँ, कितना लेंथ लेता हूँ, यूनिट लेंथ। तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ पूरी जाता है, तो ये क्या है आर कैप वेक्टर है। तो आर कैप वेक्टर के साथ अगर मान के चलिए थीटा है तो V वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो V क्रॉस R कीजिए, इस पॉइंट पर ये होगा, अगर इस पॉइंट ये आर वेक्टर है तो इस पॉइंट के लिए ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये सवाल यही पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये Q का वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है Q का वैल्यू तो E के बराबर होगा -1.6 × 10⁻⁻19, इतना कूलम है। इसका स्पीड दे दिया हुआ है, V स्पीड दे दिया हुआ है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 10⁻10 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम इट एंड लोकेटेड ऑन ए परपेंडिकुलर टू V। तो पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये V वेलोसिटी से चल रहा है, तो कोई पॉइंट P है जो इस V से कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री, ये आर वेक्टर, और इसका लंबाई कितना है आर वेक्टर का, वो दिया हुआ है 10⁻⁻9 मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूला को लगाइए, सीधा सीधा प्राप्त कीजिएगा कि इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, नहीं रे।